हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। दिस इज लेक्चर 4 इन आवर सीरीज ऑफ मुस्लिम लॉ। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स में बेसिक इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ कवर कर चुके हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम बात करेंगे सुन्नी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में। तो देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ, उसमें कुछ सुन्नी स्कूल्स हैं, कुछ शिया स्कूल्स हैं एंड कुछ अदर्स भी हैं। इस स्पेसिफिक लेक्चर में हम सुन्नी स्कूल्स डिस्कस करेंगे एंड अगले लेक्चर में हम शिया स्कूल्स एंड जो अदर स्कूल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, this is a little bit about me. If you are interested in studying history or GS, you can subscribe to my other channel. यहाँ पे नए हो then do subscribe, like, share and comment. कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हो and if the lecture is helpful then do hype it. You can join our telegram channel. जो भी लेक्चर के पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, आपको कोई भी क्वेरीज हो आप हमारे चैट पे वहां से कनेक्ट कर सकते हो. You can also connect with us on our Instagram. This is my personal space. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. So before studying about different schools of Muslim law, you need to know a little historical development behind them. शॉर्ट में उसको देख लेते हैं. देखो 622 टू 632 सीई, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था. नॉर्मली बीसी और एडी लिखते हैं लोग, बट द न्यू हिस्टोरिकल पैटर्न्स दे रेफर टू इट एज बीसीई एंड सीई. तो जहां भी आपको सीई लिखा दिख रहा है, इट बेसिकली मीन्स एडी, कंफ्यूज मत होना. ठीक है, तो 622 से लेकर 632 सीई को हिजरी एरा या हिजरत एरा भी बोलते हैं. ये लास्ट 10 ईयर्स थे प्रॉफिट के लाइफ के. प्रॉफिट और उनके फॉलोअर्स ने मक्का छोड़ दिया था और वो मदीना चले गए थे. ठीक है, इस पीरियड को पीरियड ऑफ डिवाइन रिवलेशंस भी कहते हैं एंड मेकिंग ऑफ लेजिस्लेशंस भी. हिस्ट्री क्या है हम डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. हम बहुत शॉर्ट में यहाँ पे सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे. प्रॉफिट ने जब शिफ्ट किया था मक्का से मदीना, उसे हिजरत बोलते हैं. ठीक है, आई एम सॉरी इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज रॉन्ग एनीवेयर. इसी पीरियड को पीरियड ऑफ डिवाइन रेवलेशन कहा जाता है, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या अल्लाह के वर्ड्स उन तक पहुंचे थे एंड लेजिस्लेशन फॉर्म हुए थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 632 से 661 सीई का जो पीरियड है, इसे हम कैलिफेट पीरियड बोलते हैं. ये सब ऑलरेडी बाय द वे पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुका है. पीरियड ऑफ फर्स्ट 4 कैलिफ्स यही था. कौन थे हम ये पढ़ चुके हैं. डिवाइन कम्युनिकेशंस ऑफ प्रॉफिट वर्क कलेक्टेड एंड ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ होली बुक कॉल्ड कुरान. तो जो भी उनके डिवाइन रेवलेशन से जो प्रॉफिट मोहम्मद को हुए थे, उनको कलेक्ट किया गया, उन्हें ऑर्गेनाइज किया गया एक बुक के फॉर्म में, जो उनकी पाक किताब बोली जाती है, कुरान. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 661 से 900 एडी के रफली बीच में बोले तो इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का डेवलपमेंट होगा. ओके, ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब अब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं. ठीक है, ऑफिस ऑफ कैलिफ यानी खलीफा का जो ऑफिस था, कैलिफेट बाय द वे, खलीफा कैलिफ एक ही होता है. हेरिडिटरी हो गया था, यानी अब जनरेशंस में पास ऑन हो रहा था. सीट ऑफ कैलिफेट शिफ्टेड बैक टू डेमस्कस. बीच में शिफ्ट हुई थी दूसरी जगह, वापस डेमस्कस आ गई थी. सब पहले पढ़ चुके हो. 900 से 1924 सीई की अगर बात करें, 1000 पीरियड का फेज हम यहाँ कवर कर रहे हैं. सोली फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू की क्या बड़े चेंजेस हुए. शिया और सुन्नी स्कूल्स एस्टैब्लिश हुए, 4 सुन्नी स्कूल्स फाउंड हुए. साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, बेसिकली जो इस्लाम में ज्यूरिस्प्रूडेंस का एंगल है, लीगल एंगल है, उसका एक साइंटिफिक डेवलपमेंट, माने कि मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से एवोल्यूशन, जो समाज में चेंजेस आ रहे थे, रीजनिंग को यूज करते हुए, लॉजिक को यूज करते हुए एवोल्यूशन. हालांकि लेटर फेजेस में हम देखते हैं कि वो स्टैग्नेट हो जाता है. लॉ बाद में फ्रेम होते हैं इज्तिहाद के बेसिस पे. इज्तिहाद क्या है, सोर्सेज में पढ़ चुके हैं. ओके, 1924 से आज तक की अगर बात करें तो ऑफिस ऑफ कैलिफेट जो था वो एबॉलिश कर दिया गया था 1924 में. एंड लॉ वाज डेवलप्ड बाय मुफ्तीज, मुल्लाज एंड मौलवीज. ये बेसिक बैकग्राउंड है. अगर आप कोई सेमेस्टर एग्जाम लिख रहे हैं, आपको आंसर का इंट्रोडक्शन ये सब लिखना हो, ये वहां आपको हेल्प करता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. शिया और सुन्नी डिवीजन, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले में. डिस्प्यूट रिगार्डिंग मैनर इन विच हिज सक्सेसर शुड बी चोजन. हिस्ट्री में ये बहुत डिटेल में पढ़ा था हमने, पिछले लेक्चर 2 जो था हमारा. ए, सक्सेसर शुड बी इलेक्टेड. जिन्होंने कहा कि सक्सेसर इलेक्ट होना चाहिए वो सुन्नी कहलाए, और जिन्होंने कहा सक्सेसर जो है वो सक्सेशन के बेसिस पे, यानी वो प्रॉफिट की फैमिली से रिलेटेड ही रहना चाहिए, वो शिया कहलाए. डिटेल में हम पीछे पढ़ चुके हैं, और हिस्टोरिकल और रिलीजियस एंगल हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लीगल एंगल ज्यादा जरूरी है. अब स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ की बात करते हैं. ये हमारा मेन टॉपिक. मेजर कैटेगरीज 3 है, सुन्नी स्कूल, शिया स्कूल या फिर अदर्स. इस लेक्चर में हम सुन्नी स्कूल कवर करेंगे जो 4 हैं. अगले लेक्चर में हम शिया और अदर्स कवर करेंगे. 4 सुन्नी स्कूल्स कौन से हैं. हनाफी, मलिकी, शफी और हनबली. हनाफी स्कूल जो पहला स्कूल हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट पॉपुलर स्कूल. ठीक है, इंडिया में डोमिनेटली यही फॉलो करते हैं सुन्नीस. अर्लियर इसको कूफा कहते थे क्योंकि इराक में एक सिटी थी कूफा, उसके नाम पे. लेटर रीनेम हुआ था एज हनाफी स्कूल. किस वजह से, क्योंकि फाउंडर जो थे अबू हनाफी, उनके नाम पे. हनाफी स्कूल रिलाइड ऑन कस्टम्स एंड डिसीजंस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी. ज्यादातर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के कस्टम्स थे, ट्रेडिशंस थे, रिचुअल्स थे, उन पे ज्यादा रिलाई करते थे. हनाफी स्कूल कोडिफाइड द प्रेसिडेंट विच वाज इन प्रेवलेंस ड्यूरिंग दैट टाइम अमंग द कम्युनिटी. उस समय जो भी मुस्लिम कम्युनिटी में प्रेवलेंट था, जो चल रहा था, जो भी उनके कस्टम्स थे या डिसीजन जो हमने बोला, उनको कोडिफाई किया हनाफी स्कूल ने. ठीक है, फाउंडर इमाम अबू हनाफी लेफ्ट नो रिकॉर्ड ऑफ स्कूल्स प्रिंसिपल. स्कूल किस प्रिंसिपल पे चलता है इसका कोई भी रिकॉर्ड, जो फाउंडर थे इमाम अबू हनाफी, उन्होंने कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं छोड़ा था.
इट वाज शेप्ड थ्रू हिज टू डिसाइपल्स, उनके दो डिसाइपल थे जिन्होंने उसको शेप किया, इमाम मोहम्मद एंड इमाम अबू यूसुफ, ठीक है। बोथ कंट्रीब्यूटेड एंड कोडिफाइड इजमास ऑफ दैट पीरियड, उस पीरियड के जितने भी इजमा थे, अब इजमा क्या है ये जानना है तो सोर्सेस का लेक्चर देख के आओ, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उस समय के जो भी इजमा थे वो कोडिफाई किसने किए थे और किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, उनके दोनों डिसाइपल्स ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्कूल बिकेम वाइडली स्प्रेड इन वेरियस टेरिटरीज, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, सीरिया, टर्की, मोस्टली जो साउथ एशियन कंट्रीज है वहां पे ज्यादातर यही स्कूल डोमिनेंट है। Majority Muslims in India are from Hanafi school. Hence, courts decide the case of a Sunni Muslim as per Hanafi school, unless it is specified that they belong to other school. अगर कोई मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम है उसका केस कोर्ट में जाता है तो ज्यादातर कोर्ट्स जो है हनाफी स्कूल के रूल्स को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि डोमिनेंटली इंडिया में सुन्नी हनाफी स्कूल के हैं, अनलेस कोई क्लियरली आके ना बताए कि वो किसी और स्कूल को फॉलो करता है, ठीक है। फिर हिदाया मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अथॉरिटेटिव बुक मानी जाती है। प्रोनाउंसिएशन कहीं ऊपर नीचे हो देन डोंट माइंड, जस्ट रिमेंबर द स्पेलिंग्स, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अथॉरिटेटिव बुक इस स्कूल के लिए, इट वाज क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 13 years। किसने बनाई थी? अली बिन अबू बकर एल मरघियानी, ठीक है। इट प्रोवाइड्स लॉ ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस को छोड़ के और जितने एस्पेक्ट्स हैं ज्यादातर पे इसमें लॉ प्रोवाइड होता है। इनहेरिटेंस क्या है? बेसिकली जो भी आगे पास ऑन होती है जायदाद या प्रॉपर्टी, ओके। अटेम्प्ट्स ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स ने, विद द हेल्प ऑफ मेनी मुस्लिम स्कॉलर्स। सिरजिया अथॉरिटेटिव बुक ऑन इनहेरिटेंस, हमने क्या बोला था कि हिदाया जो है उसमें इनहेरिटेंस के बारे में बात नहीं की गई है, तो ये जो दूसरी बुक है सिराजिया, दैट इज द अथॉरिटेटिव बुक किस मुद्दे पे? इनहेरिटेंस पे। ये किसकी है? शेख सिराजुद्दीन की। फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था सर विलियम जोन्स ने। आप बताना सर विलियम जोन्स क्यों फेमस है, ओके। अंडर हनाफी स्कूल चिल्ड्रन हैव एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द पेरेंट्स, ये बेसिक्स हैं कुछ, ऑल्दो स्कूल को देखो बहुत डिटेल में पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा है हमारे लिए, हमें बेसिक्स पता होने चाहिए एक स्कूल से रिलेटेड कि उसका एप्लीकेशन इन जनरल लीगल एस्पेक्ट में आज के समाज में कैसे है। तो कुछ फेमस एस्पेक्ट्स जो बेसिक्स है आपको पता होने चाहिए। हनाफी स्कूल में चिल्ड्रन हैव एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन द पेरेंट्स, एक बच्चे की नैतिक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है उस पर कि वो अपने माँ बाप का ख्याल रखे। इन टाइम्स ऑफ नीड पेरेंट्स हैव द राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, अगर माता पिता ऐसी सिचुएशन में है कि उन्हें जरूरत लग रही है कि वो अपने बच्चे से मेंटेनेंस क्लेम करें तो वो कर सकते हैं। सिमिलरली ग्रैंड पेरेंट्स भी कर सकते हैं। मदर हैज अ बेटर टाइटल देन फादर व्हेन इट कम्स टू क्लेमिंग मेंटेनेंस फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से जब मेंटेनेंस क्लेम करने की बात आए तो मदर का टाइटल ज्यादा बेटर है ना कि फादर का। ऐसा नहीं कि फादर क्लेम नहीं कर सकते, बट मदर के ज्यादा राइट्स हैं। कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन फेवर्स मैटरनल गार्जियनशिप, अगर कभी बच्चों की कस्टडी का मसला उठे कि बच्चे किसके पास रहेंगे तो फेवर्स मैटरनल गार्जियनशिप, मतलब माँ की तरफ ज्यादा फेवर किया जाता है हनाफी स्कूल में। जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, अगर बेटा है देखो, अंटिल सन अटेन्स द एज ऑफ 7 years या फिर अंटिल डॉटर अटेन्स प्यूबर्टी, तब तक वो मदर के पास ही रहते हैं। पोस्ट दैट एज फादर इज कंसिडर्ड एज नेचुरल गार्जियन, तो अगर लड़का है तो जब तक वो 7 साल तक का नहीं हो जाता, या बेटी है वो जब तक प्यूबर्टी नहीं अटेन करती। आमतौर पे प्यूबर्टी की एज आप बोल सकते हो 13, 14, 12 से 15 साल की उम्र के आसपास, ठीक है। उस एज तक तो हर हाल में मदर गार्जियन मानी जाती है। उस एज के बाद फादर जो है वो नेचुरल गार्जियन माने जाते हैं, ठीक है। नेचुरल गार्जियन मतलब कि पहला फैसला लेने का हक इस पेरेंट का होगा, ओके। तो नेचुरल गार्जियन फादर माने जाते हैं। आगे बात करें, एक केस है यहाँ पे देखो, अब्दुल कलाम वर्सेस अख्तरी बीबी, 1987 का केस है जिसमें कस्टडी का डिस्प्यूट था। तो यहाँ पे क्या हुआ? डिस्प्यूट ऑन कस्टडी ऑफ माइनर सन। उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड सबसे ज्यादा पैरामाउंट कंसिडरेशन का होता है। गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट अप्लाइज टू मुस्लिम्स एज वेल, दस मदर वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम गार्जियनशिप अंडर द सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट। अब देखो ये केस क्यों इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली आप मुस्लिम लॉ के एंगल से समझोगे तो यहाँ पे ये अप्लाई होगा, क्या लीगल एस्पेक्ट है, बट यहाँ पे हाई कोर्ट ने कहा, जो आप अगर याद करो एआईबी के, अगर आपने लेक्चर्स किए हैं पीवाईक्यूज के, इस पे क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बच्चे का वेलफेयर पैरामाउंट कंसिडरेशन होता है, सबसे ऊपर रखा जाता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा। हिंदू लॉ हो, मुस्लिम लॉ हो, डज नॉट मैटर, कोई भी लॉ हो, सबसे ऊपर रखा जाता है कि बच्चे के लिए क्या अच्छा होगा, ओके। उस बेसिस पे कोर्ट फैसला लेती है। तो गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट एक सेक्युलर एक्ट है, ये ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म पे अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई होगा। तो वो अप्लाई होगा मुस्लिम्स पे, ये बात इस केस में कही गई थी, ठीक है। तो इसलिए मदर एंटाइटल थी गार्जियनशिप क्लेम करने के लिए अंडर द सेक्शन 25 ऑफ गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट, क्योंकि बच्चे का वेलफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेजिटिमेसी की अगर बात करें हनाफी स्कूल में, तो चाइल्ड इज कंसिडर्ड टू बी लेजिटिमेट इफ इट इज बॉर्न विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर कोई शादी खत्म होती है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मतलब कोई भी शादी का खत्म होना, ठीक है। बच्चा अगर उसके 2 साल के अंदर पैदा होता है तो वो बच्चा लेजिटिमेट यानी कि जायज माना जाता है अंडर हनाफी स्कूल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अगला स्कूल देखते हैं, सेकंड स्कूल ऑफ सुन्नी लॉ इज मलिकी स्कूल। इट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम मलिक बिन अनस, अ रेनाउंड मुफ्ती ऑफ मदीना ड्यूरिंग हिज एरा। मलिकी स्कूल का नाम कहाँ से आता है? मलिक बिन अनस के नाम से, जो एक फेमस मुफ्ती थे मदीना में, ठीक है, उस समय के।
He discovered approximately 8,000 traditions of the Prophet, but codified only about 2,000 of them. Prophet के 8,000 से ज्यादा ट्रेडिशंस उन्होंने डिस्कवर किए थे, पर रिकॉर्ड उन्होंने 2,000 ही किए थे, तकरीबन कोडिफाई 2,000 ही किए थे. His disciples then codified their legal framework based on ijmas and istihsan. तो जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने उनको आगे लीगल फ्रेमवर्क के बेसिस पे कोडिफाई किया था. ठीक है, किसके बेसिस पे? इजमा और इस्तेहसान के बेसिस पे. Maliki school gives importance to Sunnah and Hadith, while Hanafi school gives importance to people and Istihsan. ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले स्लाइड में सॉरी पढ़ा था कि हनाफी स्कूल किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, मुस्लिम कम्युनिटी में ट्रेडिशंस क्या है उनको, ठीक है, और इस्तेहसान को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है. जबकि मलीकी स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? सुन्ना और हदीद को. सुन्ना क्या है, हदीद क्या है, सब सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. ठीक है, इट इज लेस इंक्लाइन टू इजमा एंड कंसेंसस. प्राइमरी सोर्सेस थे ये मुस्लिम लॉ के, कुरान, सुन्ना, इजमा, ठीक है, ये सब प्राइमरी सोर्सेस में आते थे. तो ये लोग सुन्ना और हदीद को ज्यादा रेलेवेंस देते हैं मलीकी स्कूल वाले. सेम टाइम ये भी याद रखो, हनाफी किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? कम्युनिटी क्या सोचती है और इस्तेसन को. ओके, मलीकी स्कूल में लेस इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इजमा, यानी सोसाइटी का जो कंसेंसस होता है. Maliki school did not get much popularity as they lacked support from Muslim government. मुस्लिम गवर्नमेंट का सपोर्ट कम था, इसलिए स्कूल बहुत ज्यादा फेमस नहीं हुआ. इट गेव फतवा चैलेंजिंग सोवरेन अथॉरिटी ऑफ द कैलिफ. खलीफा की ही सोवरेन अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए इन्होंने एक टाइम पे फतवा भी निकाला था. सो ऑब्वियसली मुस्लिम गवर्नमेंट से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था. Maliki school has minimum presence in India. इंडिया में बहुत ही कम है. However, some of the laws and provisions were taken into account when the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 was introduced. Now this is important. स्कूल इंडिया में बहुत कम है, बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, पर इसके कुछ लॉज और प्रोविजंस हैं जो इंडियन लेजिस्लेशन बनाने वाली गवर्नमेंट्स ने कंसिडर जरूर किए हैं. जब फॉर एग्जांपल 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया था, ये जो स्कूल है मलीकी स्कूल, औरतों को कंपैरेटिवली ज्यादा राइट्स देता है. मुस्लिम औरतों को ज्यादा राइट मिलते हैं स्कूल्स में, तो दे गिव मोर राइट्स टू वीमेन देन एनी अदर स्कूल. हनाफी स्कूल में फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अ वुमन हैज टू वेट फॉर 7 years फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द मैरिज. अगर कोई वजह हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड गायब हो गया, छोड़ के चला गया, पता ही नहीं है कहाँ पे, वापस ही नहीं आया, तो एक मुस्लिम औरत को हनाफी स्कूल को अगर वो फॉलो करते हैं, शादी डिसॉल्व करने के लिए कम से कम 7 साल वेट करना पड़ता है. कि उस बीच उसकी कोई खोज खबर कुछ नहीं मिल पाई है, तो माना जाता है कि अब तुम शादी डिसॉल्व कर सकते हो. मलीकी स्कूल 2 साल का टाइम देता है. ठीक है, तो आप देखो 7 साल 2 साल बहुत बड़ा फर्क है. इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं जहां पे देखा गया कि मलीकी स्कूल इज मोर फेवरेबल टुवर्ड्स विमेन एंड देयर राइट्स. तो इंडियन गवर्नमेंट ने जब भी लेजिस्लेशंस निकाले हैं, कई बार मलीकी स्कूल के प्रोविजंस को कंसिडर किया है. डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 हम एक सेपरेट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे. वहां पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं कि किन किन ग्राउंड्स पे कैसे कैसे मैरिज डिसॉल्व की जा सकती है, उस चीज के लिए कितने टाइम वेट करना होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मुवत्ता ऑफ इमाम मलिक, इसका प्रोनाउंसिएशन, आई एम सॉरी इफ आई एम सेइंग इट रॉन्ग, इट्स मुवत्ता, स्पेलिंग देख लेना ध्यान से. इट इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव टेक्स्ट हनाफ मलीकी स्कूल के लिए. फर्स्ट बुक रिटन ऑन हदीथ इन इस्लाम, ये पहली किताब है जो इस्लाम में हदीथ के ऊपर लिखी गई थी. इट होल्ड्स अथॉरिटी ओवर मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड. ओके, स्कूल प्रायोरिटाइजेस ट्रेडिशंस एज अ पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ. ट्रेडिशंस जो है, जो हम सुन्ना जिन्हें बोलते हैं, सुन्ना में ट्रेडिशंस रिकॉर्ड किए गए थे, उसको पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ की तरह देखते हैं. इट एम्फसाइज दैट लीगल प्रिंसिपल्स या रूल्स ऑफ लॉ शुड बी बेस्ड इन ट्रेडिशन. सिंपल सी बात है ये भी. इमाम सर्व्ड एज बोथ लेक्चरर एंड ज्यूरिस्ट. जो इमाम होते थे वो लेक्चरर यानी पढ़ाने का भी काम करते थे, और ज्यूरिस्ट यानी कि जस्टिस देने का काम, काइंड ऑफ जज का काम भी करते थे. ही एंड अदर प्रोपोनेंट्स सर्व्ड एज जजेस एड्रेसिंग डेली लीगल मैटर्स. जो आपने यहाँ पे अभी नाम पढ़ा है मलिकी स्कूल में, मलिक बिन अनस, ये और इनके जो और भी साथ के लोग थे, दे सर्व्ड एज जजेस एड्रेसिंग डेली लीगल मैटर्स आल्सो. ठीक है, अप्रोच क्या थी? इट वाज टू मेक लॉ मोर प्रैक्टिकेबल. लॉ को ज्यादा प्रैक्टिकल बनाना आज के समाज के हिसाब से. बेसिकली जिस टाइम पे वो थे उस समय. लेजिटिमेसी की बात करें तो बच्चा कब लेजिटिमेट है? अगर पीरियड ऑफ 4 years में पैदा हुआ है डिसोल्यूशन के. इसी के साथ साथ कंपैरिजन करके याद करते चलो, हनाफी स्कूल में क्या टाइम था? 2 साल. अगर शादी डिसॉल्व होने के 2 साल के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट माना जाता था. मलिकी स्कूल में ये पीरियड 4 years है. एविडेंस एक्ट में देखो लिखा है कि अगर बॉर्न विद इन 280 days प्रोवाइडेड मदर इज अनमैरिड एट द टाइम ऑफ बर्थ, हाउएवर विल स्टिल बी लेजिटिमेट अंडर मलिकी स्कूल. बेसिक मतलब क्या है? इंडियन एविडेंस एक्ट जो हम पढ़ते हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसके अंदर अगर बच्चा 280 days के अंदर पैदा हुआ है, बशर्ते मदर अनमैरिड हो टाइम ऑफ बर्थ के टाइम पे. बेसिकली ऐसा नहीं कि डिवोर्स हुआ, उसने अगले दिन किसी और से शादी भी कर ली, उसके बाद बच्चा नहीं, वैसे नहीं. अगर 280 days तक मदर अनमैरिड है और उस बीच बच्चा होता है, तो वो बच्चा लेजिटिमेट माना जाता है और उसी पेरेंट का माना जाता है जिससे शादी डिसॉल्व हुई थी. ठीक है, पर मलिकी स्कूल के हिसाब से 4 साल का पीरियड है. शादी डिसॉल्व होने के 4 साल के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो वो लेजिटिमेट माना जाता है. सो दिस इज द डिफरेंस. यहाँ पे पर्सनल लॉ और अपना सेक्युलर लॉ अलग चलता है. तो मलिकी स्कूल लेकिन इंडिया में बहुत ही कम है, तो ये सिचुएशन बहुत कम आती है. ओके, थर्ड स्कूल देखते हैं.
थर्ड सुन्नी स्कूल है शफी स्कूल. इट इज नेम्ड आफ्टर मोहम्मद बिन इदरिस अल शफी. 767 से 820 सीई इनका टाइम पीरियड है. ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ इमाम मलिक ऑफ मदीना. इमाम मलिक कौन थे? जो अभी हमने पढ़ा कि मलिकी स्कूल के फाउंडर थे. ये उन्हीं के स्टूडेंट थे, मोहम्मद बिन इदरिस अल शफी. आगे हम इन्हें शफी कह के बुलाएंगे, ठीक है. Imam Shafi was considered as one of the greatest jurists of Islam. He created the classical theory of the Shafi Islamic jurisprudence. इन्हें one of the greatest jurists माना जाता था इस्लाम में, और उन्होंने क्लासिकल थ्योरी भी दी थी जो शफी इस्लामिक jurisprudence के नाम से जानी जाती है. He harmonized ideas and theories from both हनाफी एंड मलिकी स्कूल. दोनों जो हनाफी और मलिकी स्कूल थे, इनके आइडियाज के बीच में एक हारमोनी, एक तालमेल लाते हुए थ्योरीज दी थी इन्होंने. फॉलोअर्स की बात करें तो स्प्रेड इन इजिप्ट, सदर्न अरेबिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया एंड मलेशिया. ओके, ज्यादातर यहाँ पे लोग मिलते हैं जो इस स्कूल को फॉलो करते हैं. द स्कूल कंसिडर्स इजमा एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ. अब भी हमने देखा मलिकी स्कूल इजमा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता है, शफी स्कूल देता है. इट वैलिडेट्स इस्लामिक कस्टम्स एंड फॉलो मोर मेथड्स ऑफ हनाफी स्कूल. तो जो हनीफी स्कूल है, हनीफी स्कूल जो है ट्रेडिशन, अब सॉरी, हनीफी स्कूल आप देखोगे कस्टम्स को, मुस्लिम कम्युनिटी किसमें मानती है उसको बहुत वैल्यू करता था, ठीक है, और इश्तिहाद को बहुत वैल्यू करता था. मलीकी स्कूल हमने देखा सुन्ना ट्रेडिशंस को बहुत वैल्यू करता था, हदीद को वैल्यू करता था. शफी स्कूल हैज अ बैलेंस ऑफ बोथ, और हनीफी स्कूल थोड़ा सा डोमिनेंट है. तो यहाँ पे इजमा को इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ माना जाता है, इस्लामिक कस्टम्स एंड इन सबको इंपॉर्टेंट माना जाता है. इस स्कूल का प्राइमरी कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? कियास में, एनालॉजी में. कियास क्या होता है? गो बैक टू सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, डिटेल में समझाया है, ठीक है. Al Risala. It is considered as the only authoritative book of Islamic jurisprudence. Okay, this book discusses and interprets ijma, consensus, qiyas, analogy, इश्तिहाद, पर्सनल रीजनिंग एंड इख्तिलाफ, डिसएग्रीमेंट इन सेपरेट चैप्टर्स. अल रिसाला नाम की बुक है जो बहुत तगड़ी अथॉरिटेटिव बुक मानी जाती है इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस में. ये बुक डिस्कस भी करती है और इंटरप्रिटेशंस भी देती है इजमा पे, कियास पे, इश्तिहाद पे, इख्तिलाफ पे, ठीक है, सेपरेट चैप्टर्स में प्रॉपर्ली. और अल उम की बात करें तो इट इज एन अथॉरिटेटिव टेक्स्ट ऑन फिक. फिक क्या होता है? साइंस ऑफ वे ऑफ लाइफ, ठीक है. फोर्थ स्कूल देखते हैं. फोर्थ सुन्नी स्कूल इज हनबली स्कूल. फाउंडर कौन थे? अहमद बिन हनबल, 855 सीई में. किसके डिसाइपल थे? ये इमाम शफी. बेसिकली जो मलीकी स्कूल के फाउंडर थे, उनके डिसाइपल ने शफी स्कूल फाउंड किया, और उनके डिसाइपल ने हनबली स्कूल. ये बात याद रखना. तो इमाम शफी के डिसाइपल थे और काइंड ऑफ उनके सक्सेसर की तरह पहचाने गए. ही सपोर्ट्स हदीथ एंड स्ट्रांगली अपोजेस इज्तिहाद. अब ये बेसिक डिफरेंसेस हैं, याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. आई विल ब्रिंग अप अ सेपरेट शॉर्ट लेक्चर ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन देम. अगर आप शॉर्ट में अभी मेमोराइज करो, पढ़ते पढ़ते याद करो कि हनाफी स्कूल में मुस्लिम कम्युनिटी के की जो कस्टम्स थे उनकी बहुत वैल्यू थी, इजमा की वैल्यू थी, एक्सेट्रा, इज्तिहाद की वैल्यू थी. मलीकी स्कूल सुन्ना ट्रेडिशंस पे फोकस करता था. शफी वाज काइंड ऑफ अ मिक्स ऑफ बोथ बट मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स हनाफी. एंड हनबली स्कूल पे भी हम देखते हैं ये हदीद को सपोर्ट करते हैं और स्ट्रांगली अपोज करते हैं इज्तिहाद को. पिछले वाले जो था स्कूल, शफी स्कूल, वो इज्तिहाद को सपोर्ट करता था, ये क्लियरली अपोज करते हैं, ठीक है. He introduced the theory of tracing root of Sunnah and Hadith to find answers to legal questions, advocating a return to the practices of Prophet. अब इनका इंक्लिनेशन आप देखोगे मलीकी स्कूल की तरफ ज्यादा दिखेगा. क्यों? क्योंकि ये सुन्ना और हदीत को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि जो भी आपको लीगल क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं, कोशिश करो कि वो सुन्ना और हदीत में मिले. एडवोकेटिंग, फेवर करते थे कि रिटर्न टू दी प्रैक्टिसेस ऑफ प्रॉफिट, की जो लोग बाद में इजमा और कंसेंसस ये सब बन रहा है इससे नहीं, प्रॉफिट क्या कहते थे, क्या करते थे, उस पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है. ही वॉज अ रिजिड ट्रेडिशनलिस्ट. आपको एक वर्ड मिल गया ट्रेडिशनलिस्ट, अपने आप समझ जाओगे सुन्ना की तरफ इंक्लिनेशन ज्यादा है, ठीक है. गेव utmost importance to traditions but did not interpret them in liberal manner. बहुत लिबरली उन ट्रेडिशंस को इंटरप्रेट नहीं करते थे. ज्यादातर फॉलोअर्स कहाँ है? सीरिया, सऊदी अरेबिया एक्सेट्रा इनमें, ठीक है. सो वी आर डन विद स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हियर. हमने 4 मेजर स्कूल्स पढ़े. हमने पढ़ा हनाफी स्कूल के बारे में, हमने पढ़ा मलीकी स्कूल, देन वी रेड अबाउट शफी, एंड देन वी रेड अबाउट हनबली. बेसिक डिफरेंसेस हमने देखे, कौन फाउंडर्स हैं, कहाँ पे उनके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, बेसिक ग्राउंड्स लाइक लेजिटिमेसी, इनहेरिटेंस क्या है उनके, कौन सी बुक्स उनमें ज्यादा डोमिनेंट है, और उनकी मेन बात है कि आइडियोलॉजी किस तरफ है. जैसे कि हमने अभी बोला, हनाफी का इंक्लिनेशन इज मोर टुवर्ड्स द कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, ठीक है, ज्यादा लिबरली इंटरप्रेट करना, ओके. मलीकी स्कूल अगेंस्ट सुन्ना और हदीद पे ज्यादा फोकस है, ठीक है, इजमा और इज्तिहाद पे कम फोकस है. व्हेन यू कम टू शफी, शफी स्कूल में आपने फिर से देखा यहाँ पे कि इनका फोकस इज अगेन टुवर्ड्स अ मिक्स ऑफ बोथ हनाफी एंड मलीकी, बट ज्यादातर इंक्लिनेशन हनाफी की तरफ है, यानी ये भी कस्टम्स में ज्यादा बिलीव करते हैं. सेम टाइम हनबली स्कूल की बात करें, हार्डकोर ट्रेडिशनलिस्ट हैं ये लोग, प्रॉपर सुन्ना और हदीत में ही बिलीव करते हैं. सो वी आर डन विद स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ हियर.
सुन्नी स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। अगले लेक्चर में हम शिया स्कूल्स और जो अदर स्कूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट में आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर की पीडीएफ या कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन आप वहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर एंड कमेंट, कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। हाइप कर देना इफ दिस इज हेल्पफुल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।